Hi everyone, welcome to the channel Easy Science with Shakshi। बेटा लास्ट क्लास में हमने टिश्यू चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मीन्स जो हमारे खाने के स्रोत हैं, मीन्स जहाँ से हमें खाना मिलता है उनके अंदर क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना, कुछ सुधार करना। ठीक है। अब इन इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का क्या मतलब है बेटा, देखो जैसे क्या करना, इन फूड रिसोर्सेज के अंदर कुछ ऐसे साइंटिफिक चेंज करना जिनकी वजह से क्या हो सके, इनका उत्पादन बढ़े। ठीक है। और जो हमारे फूड की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके ओके इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे हम हमारे फूड रिसोर्सेज के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कुछ चेंजेस करना। ओके जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है, उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करना। फिशरीज जो हमारा मछली पालन है, बी कीपिंग जो हमारा मधुमक्खी पालन है, इन सब के अंदर क्या करना बेटा, कुछ साइंटिफिक चेंजेस करना जिनकी वजह से क्या हो सके, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो और जो हमें इनसे जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो। ओके इसी को क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके तो बेटा मेनली हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या है हमारे खाने मिलने के जो मुख्य स्रोत होते हैं। तो मेनली हमें खाना मिलता है दो जगह से। कहाँ से बेटा, एक तो हमें प्लांट से मिलता है और दूसरा हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि क्या हो गया, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस एंड मैनी थिंग्स। ओके एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया बेटा, दही हो गया, बटर हो गया, मीट, अंडा, शहद हो गया। ठीक है, मछली और भी बहुत सारे सी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ओके कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे जो खाना मिलने के जो दो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या है, आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इन प्लांट्स के अंदर और इन एनिमल्स के अंदर ही हमें क्या करना है भाई, साइंस की हेल्प से चेंजेस करने हैं ताकि ये क्या कर सके, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके और अपने खाने की क्वालिटी को बढ़ा सके। ओके फिर उसके बाद भाई बात आती है कि हमें इनको इम्प्रूव करने की जरूरत ही क्या है, किस लिए हम इनके अंदर इम्प्रूव करेंगे। ओके तो फर्स्ट रीजन क्या है भाई, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो आपको सभी को पता है भाई, डे बाय डे क्या हो रहा है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, खाने की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी ना। और दूसरा पॉइंट क्या है, लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड, जो भाई जिसके ऊपर हम खेती कर रहे हैं वो जो धरती है वो भी क्या है भाई, लिमिटेड है। अब लगा लो जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड अनलिमिटेड हो तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी मतलब एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम करेंगे एग्रीकल्चर के लिए यूज करके प्रोडक्शन अपना अच्छे से कर लेंगे। लेकिन क्या है भाई, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या है, उतने की उतनी है, मीन्स सीमित है, वो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना ही पड़ेगा भाई, सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका पेट तो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यही होगा बेटा कि जो हमारी जितनी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के अंदर क्या करें, हम ऐसे कुछ साइंटिफिक चेंज करें कि जिससे उसी जगह पे हम क्या कर सके, उसका प्रोडक्शन और क्वालिटी को इंक्रीज कर सके। ओके समझ में आया, तो ये कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गई। ठीक है, तो भाई हमें ये जो हम इनके अंदर जो भी चेंजेस करेंगे उससे, उन चेंजेस से बेटा हमारे एनवायरमेंट को या फिर जो हमारे एनवायरमेंट में जो भी बैलेंस बना हुआ है चीजों का वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें इस तरीके के कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे। ओके
तो कुछ यहाँ रिवॉल्यूशंस के नाम है जो किस किस से रिलेटेड है। देखो, जैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था वो किससे रिलेटेड है भाई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्ट से। ब्लू रिवॉल्यूशन आपके फिश प्रोडक्शन से। और जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वो किससे है, एग या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बेटा ये जो रिवॉल्यूशंस के नाम दिए गए हैं ना, ये डायरेक्ट 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि कौन सा रिवॉल्यूशन किससे फील्ड से रिलेट करता है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना। ओके, अभी क्या है भाई, फूड क्या होता है बेटा, जो हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर भाई क्या मिलता है, हम खाना क्यों खाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारी बॉडी की अच्छे से नॉर्मल ग्रोथ हो सके, अच्छी डेवलपमेंट हो सके और हमारी हेल्थ जो है क्या रहे, अच्छी रहे, इसलिए हम खाना खाते हैं। ठीक है, और उस खाने से हमें क्या मिलता है, जिससे कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो उस खाने से हमें मिलते हैं भाई प्रॉपर जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करवाते हैं। ओके, अब देखो कुछ क्रॉप के नाम दिए गए हैं, उनके एग्जाम्पल हैं और उनकी वैल्यू की हमें उनसे क्या मिलता है। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है भाई, सीरियल्स है। सीरियल्स, जैसे सीरियल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट, सोरगम, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, मिल्क, इन सब से बेटा हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सेकंड वन क्या है बेटा, पल्सीज है। पल्सीज के अंदर जैसे आप डिफरेंट टाइप की दालों का नाम पता होगा आपको, जैसे कि ग्राम, पी, लेंटिल, ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं। ओके, तो दालों से हमें क्या मिलता है भाई, दालों से हमें मिलता है प्रोटीन। ओके, प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है, हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, जैसे कि किससे मिलते हैं हमें ऑयल, सोयाबीन से, ग्राउंडनट से, सेसमे, कैस्टर, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ओके, इनसे हमें क्या मिलता है अभी, ऑयल सीड से इनसे फैट मिलता है। नेक्स्ट अभी वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स, जैसे कि कैरेट हो गया, कुकुम्बर, ऑरेंज, स्पाइनेच, सिनेमन। ठीक है, इनसे क्या मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। लास्ट क्या है भाई, फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स कौन सी होती है भाई, जो हम एनिमल्स मतलब पशु पालन करते हैं वो खाते हैं इनको। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, फोडर क्रॉप्स। जैसे कि क्या हो गया, बरसिम हो गया, ओट्स हो गया, सुडान ग्रास हो गया, ये फोडर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। अभी भाई क्रॉप्स को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया है, किसके बेसिस पे, कि वो कौन से सीजन में उगाई जाती हैं। कहने का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन सीजन्स। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है, खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप हम किसको कहते हैं, जो किस में उगाई जाती है बेटा, रेनी सीजन में, मींस जून के महीने में उगाई जाती है और उनकी हार्वेस्टिंग कब होती है भाई, अक्टूबर में होती है। इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मिलेट हो गया। ओके, जो बच्चे बेटा एग्रीकल्चर से खेती बाड़ी जिनके घर पे चलती होगी उनको सबको पता है कि कौन से महीने में कौन सी फसल उगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा, रबी क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स कौन कौन से सीजन में उगाई जाती है, विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। मीन्स नवंबर के मंथ में इनको क्या किया जाएगा, बोया जाता है, और अप्रैल के मंथ में क्या होती है बेटा, इनकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। जैसे कि क्या हो गया एग्जाम्पल, व्हीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, पी, ग्राम। और थर्ड वन है बेटा जैद क्रॉप्स। ये कौन से सीजन में उगाई जाती है बेटा, समर सीजन में, जैसे कि मार्च में उगाई जाएंगी। मीन्स जैसे मस्टर्ड वगैरह की और इनकी व्हीट की कटिंग हो जाती है उसके बाद, और जो नेक्स्ट हमारी खरीफ क्रॉप उगाई जाएंगी उसके बीच में बेटा 2-3 महीने का समय रहता है, उस टाइम पे ये क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ओके, इनका नाम क्या है, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, कौन सी क्रॉप उगाई जाती है समर सीजन में, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, मस्क मेलन हो गया। ओके बेटा, ओके, नेक्स्ट बेटा अब हमें क्या करना है, भी प्रोडक्शन को और क्वालिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे प्रोडक्शन और क्वालिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो क्या क्या है, 3 फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्रॉप की हम वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और
हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको अच्छे से मैनेज करेंगे, ठीक है। और क्रॉप को हम क्या करेंगे अभी, डिजीज से प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। मीन्स हम क्रॉप की वैरायटी के अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हम फॉलो कर सकते हैं जिससे कि क्या हो सके, हमारी क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव हो सके। और इससे हम क्या समझते हैं कि वैरायटी क्या होती है। ओके, तो क्या करना है भाई आपको, सबसे मीन्स जो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है क्रॉप की, बेस्ट वैरायटी किसको बोलेंगे, जैसे कि किसी भी कोई सीड है, ठीक है, हम बोलेंगे कि सबसे बेस्ट वैरायटी का सीड लेना है आपने, तो बेस्ट वैरायटी से क्या समझेंगे, कोई ऐसा सीड जिसके अंदर क्या हो बेटा, डिजीज रेजिस्टेंस वाला फैक्टर भी हो, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स के अगेंस्ट वो किस तरीके का रिस्पॉन्स करता है, और उसकी जो जो बाद में प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, और भाई प्रोडक्ट क्वालिटी के बाद जो हमारी उसकी लास्ट में हार्वेस्टिंग के बाद जो हमें उसकी यील्ड मिलती है, मीन्स कितने अमाउंट में वो प्रोड्यूस हो रहा है उस लैंड पे, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इस तरीके की मीन्स ऐसा सीड सेलेक्ट करना है जिसके अंदर ये सभी क्या हो भाई, सभी फैक्टर्स प्रेजेंट हो। ओके, तो भाई हम बेस्ट वैरायटी वाले सीड्स किस तरीके से बना सकते हैं आर्टिफिशियली, ठीक है। नेचुरली जरूरी नहीं है कि भाई मीन्स कोई सीड है उसके अंदर ये सभी फैक्टर्स मिले, ठीक है। लाइक एक सीड है उसके अंदर आपको डिजीज रेजिस्टेंस वाला फैक्टर मिल जाएगा लेकिन उसकी यील्ड क्या होगी, पुअर होगी। दूसरा हमारा ऐसा सीड है जिसकी यील्ड तो अच्छी है लेकिन वो क्या है भाई, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे कि जिससे कि क्या हो सके, मीन्स हमारे पास क्या हो जाए, एक ही सीड हो जिसके अंदर ये दोनों फैक्टर इकट्ठे हो, ठीक है। तो हम ये कैसे कैसे कर सकते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम बेटा क्या करते हैं, टू मीन्स क्रॉसिंग करते हैं टू डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में। मीन्स हम क्या करेंगे, दो जेनेटिकली डिफरेंट हमारे प्लांट्स हैं उनको क्या करेंगे, आपस में क्या करवा देंगे भाई, क्रॉसिंग ओवर करवा देंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे पास क्या होगा, एक नई वैरायटी बनेगी जिसके अंदर क्या होंगे, उन दोनों सीड्स के कैरेक्टर इकट्ठे होंगे। ओके, तो ये इसके 3 टाइप्स है भाई, हाइब्रिडाइजेशन 3 टाइप्स का होता है। जैसे कि क्या हो गया, इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल के अंदर क्या होगा भाई, 2 वैरायटी होंगी सेम प्लांट की। जैसे देखो आपने मैंगो देखा है, ठीक है, मैंगो की क्या होती है भाई, बहुत सारी टाइप्स की वैरायटी होती है। जैसे कि आपका दशहरी आम हो गया, लंगड़ा आम हो गया, कोई आपका शेक बनाने वाला मैंगो है, कोई आपका वैसे खाने वाला मैंगो है। तो हम क्या करेंगे, मतलब मैंगो की ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हो गई, लेकिन हमें कोई क्या करना है, एक ऐसा मैंगो बनाना है जिसके अंदर हमें मीन्स एक ही मैंगो में सभी क्वालिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे 2 उनमें से अच्छे लगेंगे, जो क्वालिटीज हमें चाहिए, उन मैंगोज की मीन्स वैरायटी के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग करवा देंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे पास क्या बनेगी, एक नई वैरायटी बनेगी और जिसके अंदर क्या होगा, उन दोनों मैंगोज की क्या होंगे भाई, क्वालिटी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटरस्पेसिफिक है। इंटरस्पेसिफिक के अंदर क्या होगा, मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन 2 स्पेसीज बिलोंगिंग टू सेम जीनस। मीन्स जीनस तो क्या होगा उनका, सेम होगा, और क्या होगा, जीनस क्या होगा बेटा, जीनस तो क्या होगा, सेम होगा, और स्पीसीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरजेनेरिक, ठीक है भाई। इंटरजेनेरिक के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनस। मीन्स ऐसी 2 स्पीसीज जिनका जीनस क्या हो गई, अलग अलग हो, ठीक है। ऐसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो एक मेथड तो हमारा हो गया हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, मीन्स जो हमारा किसी भी सीड का जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, मीन्स जो हमारा उसका जेनेटिक मटेरियल है
उसके अंदर क्या करना भाई, जीन्स का चेंजेस करना। देखो जीन का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर या फिर प्लांट की बॉडी के अंदर, मीन्स जो भी कोई बॉडी है उसके अंदर हर एक फैक्टर के लिए क्या होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमें जो करेक्टर चाहिए उस सीड के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर, तो उस फैक्टर वाले जीन को हम क्या कर देंगे, उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। मीन्स जो हमें चाहिए उसको इंसर्ट कर देंगे। ओके, ठीक है, तो समझ में आया जीन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमें करेक्टर चाहिए उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या कर देंगे, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और इससे हमें जो न्यू क्रॉप या फिर न्यू एनिमल मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया भाई, जैसे कि आपकी बीटी कॉटन हो गई, बीटी ब्रिंजल हो गया, या फिर गोल्डन राइस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, वाई डू वी नीड क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। अब आपको क्रॉप की वेराइटी को इम्प्रूवमेंट करने की क्या जरूरत है, क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि हमें क्या मिल सके, उसकी हायर यील्ड मिल सके, मींस उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जो भी हमें प्रोडक्शन मिल रहा है, जो भी हमें लास्ट में क्रॉप मिल रही है, उसकी क्या हो भाई, क्वालिटी अच्छी हो। जैसे कि कोई हमारी दालें हैं, ठीक है, तो दाल जो होगी उसके अंदर क्या हो, हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंटेंट हो। ओके, जो हमें ऑयल सीड्स हैं, उन ऑयल सीड्स के अंदर क्या हो, ऑयल की जो अमाउंट होती है वो क्या हो भाई, ज्यादा से ज्यादा मिले हमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना, मीन्स जो आपकी क्रॉप है उसकी क्वालिटी जो है क्या हो, अच्छी हो। उसके बाद थर्ड फैक्टर क्या है भाई, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। जो भी हमारी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है लास्ट में, ठीक है, वो क्या हो भाई, आपके बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों के अगेंस्ट क्या हो भाई, रेजिस्टेंट हो। जैसे कि मीन्स जो हमारी न्यू क्रॉप है वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, मीन्स जल्दी से उसको बीमारी ना लगे। ठीक है, पेस्ट हो गए, निमाटोड हो गए, और भाई उसके बाद एबायोटिक फैक्टर क्या हो गए, फ्लड हो गया, ड्रफ्ट हो गया। मीन्स हमारी जो न्यू क्रॉप बनेगी उसके अंदर क्या हो, मीन्स ज्यादा से ज्यादा या कम, जितना भी टेम्परेचर हो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसको झेलने की शक्ति हो, या भाई सूखा पड़ जाता है तो उसको झेलने की शक्ति हो। ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सूखा पड़ते ही क्या हो जाए, प्लांट डाई हो जाए। ओके, तो ऐसा प्लांट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है बेटा, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मीन्स जब आपने फसल को लगाया है और उसके बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो टाइम पीरियड क्या हो भी आपका, शॉर्ट हो। ठीक है, अगर टाइम पीरियड शॉर्ट होगा तो आप पूरे साल में क्या कर पाएंगे, मीन्स से ज्यादा फसल उगा पाएंगे और आपके पास क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी। मीन्स जो हमारा प्लांट है वो क्या कर सके भाई, हमारे एनवायरमेंट के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते हैं उन सबको सहन करने की, ठीक है, और उनके अंदर अपने आप को अडेप्ट करने की, मीन्स क्या हो, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, न्यू वेराइटी गिव्स हायर प्रोडक्टिविटी। मीन्स जो हमारा न्यू क्रॉप है उसके अंदर क्या होने चाहिए भाई, जो हमें जो जो फैक्टर्स चाहिए उस प्लांट के अंदर, जो जो गुण चाहिए वो सब होने चाहिए। जैसे कि क्या हो गया, जो फोडर क्रॉप्स है, फोडर क्रॉप जो क्या है, आपके जो एनिमल्स खाते हैं ना उनको फोडर क्रॉप्स बोलते हैं। उन प्लांट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि वो लंबे होने चाहिए और उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए, ब्रांचिंग होनी चाहिए। भाई लंबे होंगे और अच्छी ब्रांचिंग होगी तो क्या होगी, हमारा जो एनिमल है उसको क्या होगा, खाना ज्यादा मिलेगा खाने को। ठीक है, और जो सीरियल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो बेटा इनके अपर पार्ट में लगते हैं। ठीक है, तो हमें इनकी लेंथ से या इनकी ब्रांचिंग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इवन इनका क्या होना चाहिए, जो इनके प्लांट्स है वो क्या होने चाहिए, शॉर्ट हाइट के होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए शॉर्ट हाइट के, ताकि कोई भी आंधी आए, तूफान आए तो अगर लंबी हाइट होगी तो वो क्या हो जाएगा,
बेटा जल्दी से वो प्लांट गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, वो फिर डैमेज हो जाएगी क्रॉप। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारे सीरियल्स के जो प्लांट होते हैं वो छोटे होने चाहिए। ठीक है भाई, ओके। जो नेक्स्ट है बेटा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या पढ़ा कि हम क्या करेंगे, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट फैक्टर क्या है कि हम क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको मैनेज करेंगे। मींस अभी आपने वैरायटी को, मींस आपने बीज को तो सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम उसको उगाएंगे वहां से लेके, और जब हम उसको हार्वेस्ट करेंगे उसके बीच का जो मीन्स फेज होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे कि लास्ट में हमें क्या हो सके, अच्छी से अच्छी उसकी प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं अभी, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। अब इसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखेंगे, जैसे कि बीज लगाने के बाद क्या करेंगे हम भाई, उसको कितना खाद देना है। ठीक है, तो मीन्स कौन कौन से उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं, किस तरीके से करने हैं, इसका ध्यान रखेंगे। मीन्स न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे। सेकेंड फैक्टर भाई, अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी हो गया है, उसके बाद इरिगेशन करना, मीन्स फसल को किस टाइम पे कितना पानी देना है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। और थर्ड क्या है भी, क्रॉपिंग पैटर्न, मींस इस तरीके से हम फसल को उगाएंगे, कौन सा ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे कि जिससे हमें क्या हो सके भी, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मिल सके। अभी भाई हम इनको सभी फैक्टर्स को क्या करेंगे, वन बाय वन डीप में पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से हमें प्लांट की ग्रोथ के लिए जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको क्या करना भाई, प्रॉपर अमाउंट में क्या करना, प्लांट को सप्लाई करना। ठीक है, तो प्लांट किस तरीके से न्यूट्रिएंट को लेता है, कैसे लेता है भाई, एयर से लेता है, वाटर से लेता है और सोयल से लेता है। ठीक है, तो देखो एयर से कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं इनको, या कौन से मीन्स गैसेस मिलती हैं, तो हमारे प्लांट को देखो कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एयर से क्या मिलता है, कार्बन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। और जो प्लांट सोयल में लगा हुआ है उससे, सोयल से उसको क्या क्या मिलते हैं भाई, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या होते हैं, जो बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट को ज्यादा अमाउंट में जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कहा जाता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मींस प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट, दैट आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, नाइट्रोजन हो गया, फोस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ओके, सेकेंड वन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बेटा वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, मींस कम मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, मींस चाहिए तो सही, लेकिन ऐसा नहीं कि भर भर के चाहिए, मींस कम मिलेगा तो भी काम चल जाएगा। तो उनके एग्जाम्पल है आयरन हो गया, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है भाई, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इन न्यूट्रिएंट की बेटा डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट के साथ क्या होगा बेटा, उसकी ग्रोथ, जो प्लांट की ग्रोथ है वो हार्म होगी। ठीक है, मीन्स अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी प्लांट के पास तो क्या होगी, उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, और जो उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं होगी, प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो सही से नहीं होगा। और क्या होगा भाई, जो प्लांट है वो इजिली क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, मीन्स उसको इजिली बीमारियां लग जाएंगे। ठीक है भाई, अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जो भी एयर हो गया वो तो आपको क्या हो जाएगी, एयर से नेचुरली मिल जाएगी, उसका तो आपने कुछ करना नहीं है। ठीक है, बाकी आप मीन्स अपने आप से क्या किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे कि क्या करेंगे हम, मैन्योर करें, मीन्स प्लांट्स को मैन्योर देंगे और भाई फर्टिलाइजर्स देंगे। ठीक है, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे, उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट की सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैन्योर क्या होता है भाई, मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, मीन्स एनिमल एक्सक्रीटा एंड आपका जो प्लांट का वेस्ट होता है उसके डिकम्पोजिशन से जो हमें लास्ट में मटेरियल मिलता है उसी को क्या कहा जाता है बेटा, मैन्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैन्योर कहा जाता है। अब एक नाम है कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है भाई,
कंपोस्ट के अंदर हम बेटा क्या करते हैं, हम हमारे फील्ड के अंदर क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। गड्ढा बना के उसके अंदर क्या करेंगे हम, मीन्स जो हमारे एनिमल का एक्सक्रीटा हो गया, कोई हमारा फार्म वेस्ट हो गया, या फिर वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे हम उस गड्ढे के अंदर डाल देंगे और उसको कुछ महीनों के लिए क्या कर देंगे, कवर करके छोड़ देंगे, ठीक है। उसके ऊपर बेटा जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक्ट करेंगे और उन सबको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। और जब उनको कुछ महीने बाद जब हम उसको देखेंगे तो वो किसके अंदर बना होगा, मीन्स कंपोस्ट में चेंज हो गया होगा, ठीक है। उसको फिर आप क्या कर सकते हैं, आप प्लांट को देने में मीन्स हेल्प ले सकते हैं, और उस कंपोस्ट से प्लांट क्या करेगा भाई, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा। भाई नेक्स्ट क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है बेटा, एक तो आपने जो पहला स्टेप देखा कि कंपोस्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अभी सेम ही प्रोसेस है, लेकिन कंपोस्ट हमें किसकी हेल्प से बनाना है, मीन्स हमने जितना भी वेस्ट मटेरियल था हमारे पास वो हमने गड्ढे में डाल दिया है, साथ में हम क्या करेंगे उसके अंदर अर्थवॉर्म डाल देंगे, ठीक है। वो अर्थवॉर्म क्या करेंगे, उन सभी वेस्ट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करने में हेल्प करेंगे, उस प्रोसेस को क्या करेंगे, कंपोस्ट बनाने के प्रोसेस को क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कर देंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, वर्मी कंपोस्टिंग। मींस कंपोस्ट का फॉर्मेशन यूजिंग अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, अभी कंपोस्ट बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग कहेंगे। उसके बाद है बेटा ग्रीन मैन्योर, मीन्स हरा खाद, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, आप जो मीन्स खेती बाड़ी से रिलेट करते हैं, बच्चे आसपास देखते हैं तो आपने देखा होगा फील्ड के अंदर क्या किया जाता है, जो मेन फसल हम उगाते हैं उससे पहले जो फार्मर लोग होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके अंदर जिनसे हमें क्या मिलता है, मीन्स नेचुरली आपके फील्ड को क्या मिलता है भाई, मीन्स खाद मिलता है, और जो आपके सोयल है उसकी क्वालिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और हमारी जो सोयल है उसके अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऐड करता है। तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं, जैसे कि ग्वार हो गया, सन हेम्प हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या करते हैं हम, ग्रीन मैन्योर बोलते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, मीन्स पहले इन ग्वार और जो सन हेम्प है लाइक प्लांट्स हो गए, इनको ग्रो करेंगे, ठीक है। और हमारी मेन फसल को मीन्स उगाने से पहले क्या कर देंगे, इनको मीन्स प्लफिंग कर देंगे फील्ड के अंदर, मीन्स हैरो से इनको क्या कर देंगे, अच्छे से कट करके हमारी सोयल के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम, ग्रीन मैन्योर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर क्या होते हैं बेटा, अभी तक जो हमने मैन्योर पढ़ा वो तो क्या थी, नेचुरल चीजें थी, ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर है वो क्या है भाई, आपके मीन्स ह्यूमन के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, इनऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, और सोयल को जो सोयल के अंदर हमारा प्लांट है उसको क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हम देखेंगे। तो देखो मैन्योर क्या होता है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल वेस्ट विच इज एडेड टू सोइल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई हमने मैन्योर के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को हम क्या करते हैं, मीन्स गड्ढे के अंदर डाल के हम उससे क्या बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, सोइल के अंदर ऐड करते हैं, ताकि क्या हो सके, हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये किसने बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, जो क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जिनको हम सोइल के अंदर ऐड करके क्या करते हैं, अभी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो मैन्योर होते हैं वो बेटा आपके कंप्लीटली कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, जबकि फर्टिलाइजर कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं। मैन्योर बेटा आपकी सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर आपकी सोइल को किसी प्रकार का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। बेटा जो मैन्योर होता है उसको प्लांट क्या करता है, धीरे धीरे स्लो स्लो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लांट से क्विकली एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो मैन्योर होते हैं बेटा उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपके न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन बेटा वो आपकी जो सोइल की जो क्वालिटी होती है सोइल की उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है।
और जो फर्टिलाइजर होते हैं भाई, इसके अंदर भर भर के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, का जो मेन्योर होते हैं वो भी किसी भी प्रकार का आपका वाटर पोल्यूशन नहीं करते हैं और ना ही इनके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। जबकि जो आपके फर्टिलाइजर हैं, अगर आप इनका लिमिट से ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये क्या करेंगे भाई, वाटर पोल्यूशन करते हैं और क्या करते हैं, इनके काफी सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। अभी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद आता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने सुना होगा, आप जब भी मार्केट में जाते हो तो देखते हो, आजकल देखा होगा, ये दाल बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये फ्रूट जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये वेजिटेबल बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इससे मतलब इसका मतलब क्या होता है, मीन्स उस वेजिटेबल को, उन दालों को, उन फ्रूट्स को क्या किया गया है, बिल्कुल ही मीन्स नेचुरल तरीके से बनाया गया है, मीन्स उनके अंदर किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं किया गया है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यही होता है, मीन्स क्या करना भाई, फार्मिंग सिस्टम with minimal or no use of chemicals as fertilizer, herbicide, pesticide and completely relies upon organic matter। means भाई इस तरीके की फार्मिंग करना क्रॉप्स की, जिनके अंदर हम क्या करेंगे, या तो बहुत कम मात्रा में या फिर बिल्कुल भी नहीं यूज करेंगे केमिकल्स का। ठीक है। जैसे कि हम अभी हमने पढ़ा फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। हर्बिसाइड्स जो हमारे ये कीटनाशक होते हैं, ठीक है, जो हमारी वीड्स होती हैं क्रॉप के अंदर, उनको किल करने के लिए, उनको मारने के लिए हम जिन भी केमिकल्स का यूज करते हैं, कहने का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम इन सभी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। हम इनके अंदर सभी क्या करेंगे भाई, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं हमारे, उनका उपयोग करेंगे। जैसे कि बायो एजेंट्स हो गए हमारे, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करेंगे। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारी नीम की पत्तियां हो गई, टर्मरिक हो गया, ठीक है, इनको किसके रूप में उपयोग करेंगे, पेस्टिसाइड के उपयोग में, पेस्टिसाइड के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है। जब हम ग्रेन को आपने गांव में देखा होगा, जब हम गेहूं को टंकी के अंदर बेटा स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या किया जाता है, आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मतलब जो नीम की डालियां होती हैं वो तोड़ तोड़ के उसके अंदर डाल देते हैं। वो किस लिए डालते हैं, ताकि आपका गेहूं क्या ना हो, खराब ना हो। ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या ना करे, खराब ना कर सके। ठीक है भाई। ओके। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमें फसल मिलती है, जो क्रॉप मिलती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड कहते हैं। तो बेटा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर लिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ लिया है। अब इसके बाद न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद आपका सेकंड नंबर का पॉइंट क्या आता है, इरिगेशन आता है। अभी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बाद आपको क्या करना है, मीन्स फील्ड को इरिगेट करना है। मीन्स किस टाइम पे कितने पानी से इरिगेट करना है, कितना पानी देना है उस फसल को, ये सब, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। और किस तरीके से हम उस फसल को पानी देंगे। ओके। तो मीन्स the process of supplying of water to soil in crop at regular interval of time is called irrigation। मीन्स जो हमने क्रॉप ग्रो कर दी है, जिसको न्यूट्रिएंट्स हमने दे दिए हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, उसको रेगुलर इंटरवल पे, मीन्स टाइम टू टाइम क्या करना है, अब हमने उसको पानी देना है। ठीक है। इरिगेशन सिस्टम, भाई हम किस किस तरीके से पानी दे सकते हैं, हमारे पास ऐसे क्या सिस्टम्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी क्रॉप तक पानी पहुंचा सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहला क्या है, वेल्स, जो कुएं होते हैं। तो दो टाइप के होते हैं कुएं भाई, डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। डग वेल्स वो होते बेटा, आपने पहले के टाइम पे देखे होंगे, जो ओपन कुआं होता था, खुला होता था ऊपर से। ठीक है। उसको क्या करते थे बेटा, उसको खोदते थे, मीन्स मशीन्स की हेल्प से उसको क्या किया जाता था, उसकी मिट्टी निकाली जाती थी। ठीक है। और कहाँ तक उसकी खुदाई होती थी बेटा, जहां तक आपका पानी टच नहीं कर जाता था। ठीक है। वहां तक उसकी क्या होती थी भाई, खुदाई होती थी। उनको क्या बोलते हैं बेटा, डग वेल्स बोलते हैं। उसके बाद ट्यूबवेल्स आजकल जो चल रहे हैं बेटा, आपको देखने को मिलते होंगे अपने आसपास, जो होते हैं वो ट्यूबवेल्स होते हैं, जिनके अंदर क्या किया जाता है भाई, मीन्स लंबी लंबी पाइप डाली जाती है उसके अंदर,
मीन्स उसकी खुदाई करने के बाद लंबी लंबी पाइप्स डाली जाती है और फिर मोटर लगाई जाती है, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है बेटा, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और अपने फील्ड्स को इरिगेट करने में हेल्प लेते हैं हम। सेकंड क्या है भाई, कैनाल्स। कैनाल्स होती हैं बेटा, उनके अंदर क्या होती है, एक मेन कैनाल होती है जैसे, ठीक है, मेन कैनाल से हम क्या करते हैं, हमारे खेत तक, भाई ऐसा तो है नहीं ना कि सभी के खेत तक कैनाल पहुंच जाएगी, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस मेन कैनाल से क्या करेंगे, छोटी छोटी ब्रांचिंग निकालेंगे अपने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद है रिवर लिफ्ट सिस्टम। अब बेटा जैसे रिवर जा रही है कहीं से, तो जिसके खेत उसके पास लगते हैं, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली जो है बेटा रिवर से और अपने फील्ड को इरिगेट कर लेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है टैंक्स। बेटा जहाँ पे पानी की क्या होती है भाई, कमी होती है, ठीक है, वहां पे लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, या जब भी पानी उनको मिलता है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, उस पानी को लंबे लंबे मीन्स बड़े बड़े टैंक्स के अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और जब भी फसल को ज़रूरत होती है तो क्या कर लेते हैं, अपनी फसल को पानी दे देते हैं। नेक्स्ट है बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम, जो फुहारे टाइप का, या फिर आपने छोटे छोटे स्प्रिंकलर्स आते हैं, बिल्कुल मीन्स फुहारे जैसे ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उससे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। लास्ट है बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। जब भी बेटा रेन आती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके पानी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ इस तरीके के मीन्स हम स्लाइड्स या स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिससे कि जो रेन वाटर होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कुछ ऐसी इस तरीके से मतलब मूव करेगा कि वो क्या हो सके, एक जगह पे जाके स्टोर हो सके। ऐसा नहीं है कि मान लो रेन वाटर आ रहा है और उसको वो ऐसे ही कहीं कहीं बह के जा रहा है, तो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर शेड मैनेजमेंट। तो बेटा अभी इरिगेशन भी हो गया है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। मीन्स हम क्रॉप को किस तरीके से किस पैटर्न में उगाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रोडक्शन हो। तो बेटा फर्स्ट टाइप है इसका मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा क्रॉप के सीड्स को क्या करेंगे भाई, मिक्स करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और सेम जगह पे क्या कर देंगे, उनको मिक्स करने के बाद उनके बीज को बो देंगे, ठीक है भाई। मीन्स ऐसा नहीं है, आपको जब फील्ड के अंदर देखेंगे तो आपको जैसे कि आपको सेम मतलब सीजन वाली फसल लेनी है, लाइक आपका व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, दोनों किस्में विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, ठीक है, तो इस तरीके की फसल लेनी है। आपने क्या करना है, व्हीट और जो आपका चना है उसको क्या करना है बेटा, उसके सीड्स को मिक्स करना है, ठीक है, और मिक्स करने के बाद आपके फील्ड के अंदर ग्रो कर देने हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, इसका मतलब कि भी पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है, जैसे कि मीन्स जो आपके दोनों सीड्स हैं उनके अंदर क्या होंगे भाई, अलग अलग क्वालिटीज होंगी, ठीक है, तो क्या होगा इससे बेटा, जैसे कि एक फसल मीन्स खराब हो रही है, ठीक है, तो उससे उसका इफेक्ट दूसरी फसल पे नहीं पड़ेगा, ओके। तो इसमें क्या रहता है हमारे पास कि हमने जब दोनों फसल उगाई हैं तो एक खराब हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी भी खराब होगी, तो हमारे पास एटलीस्ट लास्ट में फाइनली एक फसल तो बचेगी ना कम से कम। ये देखो भाई एग्जाम्पल है मिक्स क्रॉपिंग के, जैसे वीट के साथ आप कौन सी फसल ग्रो कर सकते हो, ग्राम, वीट के साथ मस्टर्ड कर सकते हो, ग्राउंड नट के साथ सनफ्लावर ग्रो कर सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग के अंदर क्या करना है बेटा, हमने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को क्या करना है, हमने सेम फील्ड के अंदर ग्रो करना है, लेकिन कैसे करना है, आपने स्पेसिफिक रो के अंदर मीन्स स्पेसिफिक एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम मिक्स क्रॉपिंग के अंदर तो क्या कर रहे थे, दोनों दोनों जो हमारी फसल थी उनके सीड्स को मिक्स करके ऐसे ही रैंडमली ग्रो कर रहे थे, इसके अंदर ऐसा नहीं करना है, इसके अंदर आपको एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना है। जैसे कि क्या करोगे बेटा, आप फील्ड के अंदर मान लो आपने दो फसल ली है, सोयाबीन ली है और मेज ली है, इसके अंदर आप क्या करेंगे,
मान लो आपने 2 लाइन के अंदर क्या उगा दिया है, सोयाबीन उगा दिया है, फिर नेक्स्ट 2 लाइन्स के अंदर आप क्या करेंगे बेटा, मेज उगा देंगे। मीन्स इस तरीके से आपने एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और बेटा इसके अंदर हमें कुछ इस टाइप की फसल लेनी है जिनकी क्या होगी भाई, न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी। मीन्स दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है भाई आपका बाजरा के साथ आप क्या उगा सकते हो, काउपी, जिसको हम लोबिया भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई क्रॉप रोटेशन। आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए और क्या कर सकते हैं, आप क्रॉप को रोटेट करके उगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो भाई विंटर सीजन में आपने एक फील्ड है आपके पास, विंटर सीजन में इस टाइम आपने क्या उगाया है, उसके अंदर वीट उगाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट विंटर सीजन में आप क्या करेंगे, उसके अंदर वीट ना उगा के क्या करेंगे बेटा, आप मस्टर्ड उगा लेंगे या फिर चना उगा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, मीन्स क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा हर प्लांट की अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग होती है और हम सेम प्लांट सेम सीजन में बार बार ग्रो करते रहेंगे तो उस लैंड के अंदर जो बेटा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, उसकी कमी आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगी, हमारी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्रॉप को रोटेट करके उगाना चाहिए। अभी बेटा हमने क्या किया है, देखो 2 पॉइंट पढ़े हैं हमने। एक तो क्या पढ़ा है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, अच्छी वैरायटी का सीड सेलेक्ट करना है। मीन्स उसके अंदर क्या क्या अच्छे फैक्टर होने चाहिए उसके बारे में बात किया है। नेक्स्ट हमारा मेन फैक्टर था सेकंड, कि हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके के मैनेजमेंट करने हैं जिससे कि क्या हो सके भाई, हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, अब पैदावार तो अच्छी हो गई है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये भी तो ध्यान रखना है ना कि हमारी फसल को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो मेनली जो आपके प्लांट होते हैं हमें उनको किस किस से प्रोटेक्ट करना होता है भाई, ठीक है। एक तो वीड्स होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं बेटा, या फिर प्लांट को किसी प्रकार की कोई डिजीज ना लग जाए, ठीक है। ये 3 मेन फैक्टर होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना होता है। तो इनको हमें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, वीड होता है। वीड क्या होता है भाई, ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारी मेन फसल के साथ ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आपने मीन्स आपके फील्ड के अंदर मान लो बाजरा उगाया है, ठीक है, और बाजरे के बेटा आपने लाइंस में बाजरा उगाया है, ठीक है, और उनके बीच बीच में आपने देखा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। उनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो अपनी जो मेन क्रॉप है हमें तो बाजरे की रिक्वायरमेंट है ना। लेकिन अगर बेटा वीड्स उग गए हैं, वहां पे ग्रो हो गए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमारी मेन क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, सभी चीजों के लिए क्या करेंगे, compete करेंगे। और compete करेंगे तो बेटा कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट, वाटर सब ये क्या मिलेंगे, कम अमाउंट में मिलेंगे। और अगर उसको कम अमाउंट में मिलेंगे तो बेटा उसकी यील्ड अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें वीड्स को मीन्स अलग करना है हमारी मेन क्रॉप से। देखो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वीड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जैंथियम हो गया, पार्थेनियम हो गया, मोथा हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं बेटा, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हैं, वीड्स के, ओके। अब ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मेन क्रॉप के साथ बेटा न्यूट्रिएंट, सनलाइट, वाटर, इन सब के लिए क्या करते हैं, compete करते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, इन वीड्स को बेटा इनकी अर्ली स्टेज में, मीन्स जब स्टार्टिंग फेज होता है हमारी मेन क्रॉप का, उसी टाइम पे, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इन वीड्स को वहां से रिमूव कर देंगे। बेटा बाद में रिमूव करने का क्या फायदा है, बाद में जब फसल ग्रो हो जाती है उस टाइम तक तो ये जो वीड्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स लेके काफी अच्छे खासे ग्रो हो जाते हैं और हमारी फसल को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं, तो तब तो इनको रिमूव करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमें क्या करना है, इनको इनकी अर्ली स्टेज में रिमूव करना है, ठीक है भाई। अब हम किस तरीके से मतलब कि
मतलब ऐसी क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हमारे फील्ड के अंदर वीड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाए या हो ही नहीं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। भाई सीड्स को मीन्स ग्रो करने से पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से उसको क्या करेंगे, मीन्स सीड बेड की प्रिपरेशन करेंगे, मीन्स अच्छे से तैयारी करेंगे कि भाई उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। मीन्स अच्छे से प्लफिंग करनी है, डीप प्लफिंग करनी है। ठीक है, ये सब टाइमली शोइंग ऑफ क्रॉप। भाई जब उसका सीजन है, जब उसका एक प्रॉपर टाइम है, उसी टाइम पे आपको क्या करना है, सीड को ग्रो करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका टाइम निकल गया आप बाद में ग्रो कर रहे हो। इसका कारण क्या है बेटा, उसको क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, जब आप उसके प्रॉपर टेम्परेचर पे उसको ग्रो करोगे नहीं तो बाद में तो क्या होगा, उसको कहीं ना कहीं बीमारी लगने का डर ही रहेगा। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। बेटा आप मीन्स जो इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन अभी अभी आपको पढ़ाया है पहले। इंटरक्रॉपिंग के अंदर आप क्या करेंगे, दो टाइप की फसल उगाएंगे। ठीक है, और क्रॉप रोटेशन आप क्रॉप को चेंज कर करके उगाएंगे सीजन में। ठीक है, समर प्लफिंग इन विच फील्ड आर प्लफ डीप इन समर टू डिस्ट्रॉय वीड एंड पेस्ट। आपने देखा होगा बेटा फार्मर्स को क्या करते हैं, किसी किसी सीजन में उसको क्या करते हैं, सॉरी जो गर्मियों का सीजन होता है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जैसे मीन्स आपकी पहले वाली फसल कट गई है, जो आपने विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो की है वो आपकी मार्च तक क्या हो जाएगी भाई, हार्वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 1-2 महीने का टाइम होता है। ठीक है, उस टाइम पे आप क्या कर देंगे, उस फील्ड को मीन से खाली छोड़ देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, डीप प्लफिंग करेंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा भाई, वीड होने के कम से कम चांस होंगे। ओके, अभी ये तो थे भाई प्रिवेंटिव मेथड्स कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वीड हो ही नहीं। लेकिन अगर हो गई है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे अब। ठीक है, तो भाई इसके दो मेथड हैं, एक मैकेनिकल मेथड है और एक क्या है भाई, केमिकल मेथड है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, मैकेनिकल मीन्स हमें क्या करना है, इसको मैनुअली करना है, मीन्स अपने फिजिकल हैंड से करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं बेटा, जब उनकी फसल छोटी छोटी होती है और उनके अंदर अगर वीड्स हो जाते हैं तो उनके पास जो एक स्ट्रक्चर होते हैं, आपने देखा भी होगा, जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर मीन्स उस वीड को मैनुअली या तो हाथ से या उस आपके पास जो भी इक्विपमेंट होता है उसकी हेल्प से उसको क्या करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं। केमिकल मेथड क्या कर सकते हो बेटा आप, स्प्रेइंग केमिकल सच एज वीडिसाइड और हर्बिसाइड। मीन्स इन वीड्स के लिए बेटा मार्केट में आजकल बहुत सारे केमिकल्स अवेलेबल हैं, उनको क्या कर सकते हो आप फील्ड के अंदर स्प्रे कर सकते हो ताकि वो वीड्स क्या हो जाए भाई, वहां से हट जाए। ठीक है, और फिर भाई उसके बाद ये तो वीड्स का था। उसके बाद क्या करना है, इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। भाई प्लांट को कौन सा कोई इंसेक्ट नुकसान पहुंचा रहा है या प्लांट को कोई बीमारी लग रही है, ठीक है, उनसे आप किस तरीके से बचाएंगे अपने प्लांट को। ठीक है, तो देखो भाई जनरली जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं बेटा, वो मेनली 3 वेज में आपके प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि या तो क्या कर सकते हैं, जो रूट हो गई, स्टेम हो गई, लीव्स हो गई, उनको क्या करेंगे, काट काट के फेंक देंगे। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, आपका जो प्लांट का कोई भी पार्ट है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, चिपक के बैठ जाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आपके जो सेल का जो सैप है, ठीक है, उसको सारे को पी जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स। या तो वो स्टेम के अंदर या तो वो फ्रूट्स के अंदर क्या कर देंगे, छेद करके उसके अंदर घुस जाएंगे और उसके अंदर का सारा मटेरियल क्या कर देंगे भाई, खराब कर देंगे। तो 3 तरीके से जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो क्या करते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको भी हम कंट्रोल कैसे करेंगे, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, इनके ऊपर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, इनको क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे ताकि ये क्या हो जाए भाई, किल हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। और भाई इन केमिकल्स का हम अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या होगा भाई,
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं बेटा, पॉइजन होते हैं। आपने ध्यान दिया है कि जब भी आप मार्केट से कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट लेके आते हैं तो आपकी मम्मी क्या करती है, सबसे पहले उसको वॉश करती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर क्या होते हैं बेटा, यही केमिकल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और अगर आप उनको बिना वॉश किए खाएंगे तो क्या होगा, वो आपके पेट के अंदर चले जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी भाई क्या कर लिया है हमने, अच्छी वैरायटी का सीड भी सिलेक्ट कर लिया है, उसको हमने अच्छे से उसका प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कर लिया है, हमने उसको हर तरीके से क्या कर लिया है भाई, इंसेक्ट पेस्ट से, वीड से, सबसे उसको प्रोटेक्ट भी कर लिया है। हमने क्या कर ली है, अब उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है। हार्वेस्टिंग करके आपने क्या कर लिया, आप उसको अपने घर ले आए हैं। ठीक है, तो बेटा जो मान लो आप कोई भी गेहूं लेके आए हो या कोई भी आप फसल लेके आए हो अपने घर पे, ऐसा तो है नहीं आप उसको एकदम से सबको यूज कर लोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर फ्यूचर उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब उसको स्टोर करते हैं, अब उस क्रॉप को हमने क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, तो स्टोर करते टाइम हम ऐसी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा क्रॉप है वो क्या ना हो भाई, खराब ना हो। ठीक है, तो देखो अभी आपकी जो क्रॉप है उसको कौन कौन मीन्स बायोटिक फैक्टर भी खराब कर सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर भी। बायोटिक फैक्टर जैसे देखो भाई, चूहे हो गई, गिलहरी हो गई, फंगी हो गई, माइट्स, बैक्टीरिया। ठीक है, और आपके एबायोटिक फैक्टर लाइक आपका मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या फिर आपने उसको अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब आपके फैक्टर्स है जो कि क्या कर सकते हैं, आपकी जो आप स्टोर करोगे क्रॉप को उसको खराब कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपके स्टोर्ड ग्रेन को अगर इन सब में से कुछ भी मीन्स नुकसान पहुंचाता है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जो आपके फूड की क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। ठीक है भाई, जो सीड है वो मीन्स उसकी जर्मिनेशन करने की जो पावर है वो खत्म हो जाएगी या बिल्कुल ही खराब हो जाएगी। ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन हुआ है उसका कलर डाउन हो जाएगा। ठीक है, और जब नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट या कुछ भी या फंगी रोडेंट्स जो भी है, तो बेटा क्या करेंगे उसको मीन्स उसका वजन भी कम हो जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपने वीट को देखा हो, वीट के अंदर जो छोटे छोटे बेटा ब्राउन कलर के आपने कुछ इंसेक्ट देखे होंगे जिनको हम सुरसरी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर उसके अंदर वो लग जाती है मान लो, ठीक है, तो वो क्या कर देती है, उस गेहूं को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती है, मीन्स उसका आटा आटा सा बना देती है। बेटा जब उस सीड को आपने अंदर से खाली कर दिया है तो उसका वेट क्या होगा, कम हो जाएगा ना। और ऐसे सीड को क्या आप ग्रो करोगे, क्या वो जर्मिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो समझ आया, इस तरीके से आपकी क्रॉप को क्या होता है भाई, नुकसान होता है। और भी आप घर में बहुत सारी चीजें देखते होंगे, जो दालें हो गई, राइस हो गया, और ये चना होता है। ठीक है बेटा, इन सब के अंदर क्या होते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह चले जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं मीन्स, और या हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो स्टोर्ड ग्रेन है वो बेटा क्या ना हो, खराब ना हो। तो हम क्या कहेंगे भी, स्टोर करने से पहले जिस जगह पे हमें अपनी क्रॉप को स्टोर करना है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत अच्छे से क्या करेंगे भाई, क्लीन करेंगे। ठीक है, क्लीन करके हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे। ऐसा नहीं है कि उस जगह में आपके पास कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो, लाइक आपको किसी रूम में करना है, किसी टैंक में करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उस टैंक को अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, और वो एकदम मॉइस्चरलेस होना चाहिए वहां से। ठीक है, उसके बाद बेटा जो आप क्रॉप स्टोर कर रहे हो उसके अंदर भी बेटा क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले हम उसको सनलाइट के अंदर क्या करेंगे भाई, उसको ड्राई करेंगे, और उसके बाद हम उसको छाया में भी क्या करेंगे भाई, सुखाएंगे, उसके बाद हम उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, और भाई उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं भाई पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको हमें गनी बैग्स के अंदर क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ठीक है, और जो
जिस जगह पे हम अपनी क्रॉप को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, उसको बराबर हवा लगती रहनी चाहिए, ठीक है भाई। और जिस जगह पे स्टोर कर रहे हैं बेटा, जिस टैंक के अंदर आप स्टोर कर रहे हैं, ध्यान रखें कि उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार के चूहे गिलहरी ना एंटर कर सके। ओके, तो यहाँ तक आपका हुआ क्रॉप से रिलेटेड। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्रॉप से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी कि मीन्स हम किस तरीके से हमारे क्रॉप का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं भाई, सेम फील्ड के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज या फिर पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, मीन्स हमारे चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।